हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल और मेरा नीट 2018 में रैंक था 7 और एम्स 2018 में मेरा रैंक था 42। आज मैं आपको एम्स और नीट के सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एम्स और नीट का सिलेबस 11th और 12th का पूरा एनसीईआरटी का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें हर एक टॉपिक इक्वल वेटेज का होता है। इक्वल ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ आपको किसी भी टॉपिक पे कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो नीट का जो पेपर होता है उसमें बायोलॉजी पे ज़्यादा वेटेज होता है। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं। जबकि एम्स के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे इक्वल वेटेज होता है। फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 60, बायो के 60 और उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बस आपको इतना, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए और कंसिस्टेंटली आपको मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है। और मैं आपको कुछ फिज़िक्स के बारे में बताना चाहूँगा। फिज़िक्स में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट होता है वो कंसेप्ट होते हैं। फिज़िक्स में कुछ याद करना वैसा कुछ होता नहीं है, आपके पूरे कंसेप्ट उसमें क्लियर होने चाहिए। तो उसमें आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखिए। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, वो आप हर एक लाइन को अच्छे से परफेक्ट कीजिए। और उसी के साथ साथ जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है और जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसी के साथ साथ जो उसके आंसर्स दिए हैं एक्सरसाइजेस के वो भी आप पढ़िए, क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस के आंसर्स में होते हैं, टेक्स्ट में नहीं होते हैं। और फिज़िक्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है एमसीक्यू सॉल्विंग। आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। हाँ, शुरुआत में आपको शायद कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर्स ना आए, थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप n नंबर ऑफ़ एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और तब तक एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जब तक आपका उस टॉपिक पे होल्ड नहीं आ जाता, जब तक आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हाँ, ये मेरा टॉपिक परफेक्ट हो चुका है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक रजिस्टर बनाइए फिज़िक्स के लिए और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ है वो पूरे आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पहले आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो आप केवल यही रिवाइज़ कीजिएगा पूरे फार्मूलेज़, क्योंकि फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ ही होते हैं। और अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना, उसके सारे कंसेप्ट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री फिज़िक्स की तरह ही होता है, उसमें भी आपके सिर्फ कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको परफेक्ट करना चाहिए। एनसीईआरटी ही आप फोकस कीजिए और उसी के साथ साथ आप कुछ रेफरेंस बुक्स एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, पूरे वो रिएक्शंस होते हैं और आपके लिए वो थोड़ा सा वोलाटाइल होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप वो थोड़ा लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस आप सॉल्व कर पूरा लिखिए वो रिएक्शंस को, जिससे आपको वो बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। और अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरा लर्न करने का ही टॉपिक होता है। आपको पूरा जो एनसीईआरटी है उसमें सारे टेबल्स पूरे आपको याद होने चाहिए। उसी के साथ साथ पूरा टेस्ट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे और उसी के साथ साथ कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं टेबल से, वो भी आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बायोलॉजी भी पूरा कंसेप्ट उसमें कुछ होता नहीं है, आपको पूरा याद ही करना चाहिए बायोलॉजी। और बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स है पूरे 11th और 12th मिलाकर, सभी टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा एनसीईआरटी से एकदम लर्न हो जाना चाहिए। कौन सी लाइन कहाँ पर है ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। मिनिमम 4 to 5 टाइम्स तो आपका पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार नीट और एम्स में डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से पूरी लाइन पूछी जाती है। तो यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, सभी टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आपको सभी पढ़ने चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आप थोड़ा कम फोकस कीजिए, लेकिन वीक पॉइंट्स पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। ये आप निश्चय कीजिए कि आपको वीक पॉइंट्स को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जैसा मेरा फिज़िक्स में मेरा थोड़ा वीक पॉइंट होता था मॉडर्न फिज़िक्स, तो मॉडर्न फिज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार पूरी पढ़ी थी और उसी के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और एक मॉडर्न फिज़िक्स के लिए एक अलग से बुक भी मैंने रेफ़र की थी, ताकि मेरा मॉडर्न फिज़िक्स भी अब परफेक्ट हो सके।
और उसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी आपको करना चाहिए। जो आपके वीक पॉइंट्स है वो आप सॉर्ट आउट कीजिए। उसके लिए आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें वीक पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ऐसे पॉइंट्स है जो आप जिसकी वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं, वो आप पूरे लिखिए और उसे आप परफेक्ट कीजिए। केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी आप इसी तरह से कीजिए। मैं मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो सेल्फ स्टडी करता था। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपका खुद का शेड्यूल बनाने की कोशिश कीजिए, दूसरों का कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है और उसके लिए कुछ अलग शेड्यूल इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं फिज़िक्स 3 घंटा पढ़ता था, केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ता था और बायोलॉजी 2 घंटा पढ़ता था। हमें जो भी ट्यूशन में पढ़ाया गया हो, वो मेरा बस यही टारगेट होता था कि वो टॉपिक मेरा परफेक्ट हो जाना चाहिए घर पे आकर, और उस पर मैंने कुछ MCQ सॉल्व भी कर लेने चाहिए, जिसकी वजह से बाद में मुझे उसके ऊपर प्रॉब्लम ना आए। मेरा डेली शेड्यूल ऐसा होता था कि मेरा कोचिंग होती थी और बाकी का टाइम मैं मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में ही देता था। और सेल्फ स्टडी में मेरा ये होता था कि उस दिन में जो हमें टॉपिक्स पढ़ाए गए हो, वो टॉपिक्स मेरे परफेक्ट हो जाने चाहिए, और उसी के साथ साथ मेरे उस टॉपिक पर कुछ MCQs भी सॉल्व हो जाने चाहिए, जिससे मुझे आगे उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे स्ट्रेंथ और मेरे वीक पॉइंट्स क्या थे। तो फिज़िक्स में मेरा वीक पॉइंट था मॉडर्न फिज़िक्स। उसमें मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी, जब भी एग्ज़ाम्स भी होती थी मेरा उसी में स्कोर कम आता था। और बाकी का पूरा फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग ही था, और मेरा भी ऐसा ही था कि फ़िज़िक्स मेरा गॉड गिफ्टेड ही स्ट्रॉन्ग था। तो फिज़िक्स को मुझे ज़्यादा कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केमिस्ट्री में मेरा वीक पॉइंट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करता था। मैंने एक अलग से सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रजिस्टर बनाई थी, जिसमें मैं सिर्फ वो पॉइंट्स लिखे थे जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो, जिस पे हमारे मार्क्स जा सकते हो और जो हमारे टीचर्स ने फोकस किया हो। बायोलॉजी में मेरा वीक पॉइंट था इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और मैंने उसके लिए भी एक अलग से रजिस्टर बनाई थी, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें मार्क्स जा सकते हो, वो सब मैंने नोट डाउन किए थे। और एग्ज़ाम से पहले मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं मेरे वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, और वीक पॉइंट्स पे भी मैं उन्हीं पर फोकस करूँ जो मैंने रजिस्टर में नोट डाउन किए हैं, क्योंकि रजिस्टर में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे। और रजिस्टर भी मैंने इस तरह से बनाई थी कि अगर मैं वो पूरा पढ़ लूँ तो मुझे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आ जाए और मुझे बाहर से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पूरे 2 साल के दौरान पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। तो आपका मिनिमम पूरा NCERT हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 to 4 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए, पूरा अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। और आपको NCERT में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए जिसका आपको मतलब ना समझा हो। और जब एग्ज़ाम से पहले लास्ट के 3-4 डेज़ में आपके जो वीक पॉइंट्स है उसी पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो आपके वीक पॉइंट्स के लिए आपने रजिस्टर्स बनाया है, आपको वही सब पढ़ना चाहिए, ताकि वो भी आपको एग्ज़ाम के वक्त तकलीफ़ ना दे। और नीट की जो परीक्षा होती है वो मई महीने के फर्स्ट संडे को होती है। तो आपकी वो सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व कर ले और फिर केमिस्ट्री सॉल्व कर ले, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से आपको बल्क में मार्क्स मिल जाएंगे और आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। मेरे दोनों फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 1.5 घंटे में हो गए थे, और लास्ट का 1.5 घंटा मैंने सिर्फ फिज़िक्स के लिए रखा था, क्योंकि फिज़िक्स का पेपर कितना भी लेंदी आ सकता है, आप जानते नहीं हो। तो अगर समझो लेंदी आ गया तो ऐसा हो सकता है कि फिज़िक्स में आपका बहुत टाइम चला जाए और आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए ना मिले टाइम। तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप पहले सॉल्व कीजिए और लास्ट का टाइम आप फिज़िक्स के लिए रखिए। और नीट और एम्स के एग्ज़ाम के बीच में आपको मिनिमम 20 डेज़ का गैप तो होगा ही। उसमें आपको नीट में जिसमें आपका मार्क्स गए हैं, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो आपके वीक पॉइंट जो पहले से थे उस पर फोकस करना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो नीट में नहीं होता है लेकिन एम्स में होता है। तो आपको जीके पे आपको फोकस करना चाहिए। और जीके में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं आपको एम्स में, उसमें 10 to 12 क्वेश्चन तो आपके मेंटल एबिलिटी के ही होते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आपको एक अच्छी से रेफरेंस बुक ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए उन 20 डेज़ में। और बाकी का जो होता है 8 to 10 क्वेश्चंस वो करंट अफेयर्स पे आता है। तो इसलिए अगर आपकी एक आदत हो कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो अच्छी बात है, वो आप कीजिए। या फिर अगर नहीं भी होता होगा तो लास्ट 20 डेज़ में आपके जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं या जो भी 2 साल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नीट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन एम्स में एक ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जिस पे आप वो सब सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन से बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेन बुक NCERT ही होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आपको वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ मैंने फिज़िक्स के लिए HC वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स रेफ़र की थी,
और केमिस्ट्री के लिए मैंने नीट गाइड रेफ़र की थी। लेकिन बाकी बायोलॉजी के लिए मैंने कोई रेफरेंस बुक रेफ़र नहीं की, सिर्फ एनसीईआरटी ही परफेक्ट किया, क्योंकि बायोलॉजी में कोई बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, लेकिन अगर आपको आपके एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका पूरे 2 साल में आपका स्टैंडर्ड टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका मिनिमम दिसंबर तक तो फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपका एनसीईआरटी एक पूरा गो थ्रू हो जाना चाहिए दिसंबर तक। और उसके बाद में जो आपके 4-5 मंथ्स रहते हैं उसमें आप बस आपको बस एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन करना चाहिए, और बाद में फिर आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। आपको फिर बाद में वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आप कम फोकस करोगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग बने रहे, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। और उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आपको नीट या एम्स क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आप मेहनत कीजिए, रोज़ सेल्फ स्टडी कीजिए, जो पढ़ाया जाता है आपके टीचर्स द्वारा वो आप पूरा रिवाइज़ कीजिए, वो आप पूरा परफेक्ट कीजिए। और आपको अगर आप ये करते हैं कंसिस्टेंटली 2 साल, तो आपका भी नीट और एम्स दोनों में अच्छा रैंक आएगा। और मैं आपको ये कहूँगा कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन आप जो स्लीप है एकदम अच्छी से लीजिए, और ताकि फिर आपको पेपर के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और पेपर के वक्त की आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि आप एकदम कूल माइंड से पेपर लिखिए, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको मत आने दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं तो भी आपको उसका स्ट्रेस ना लीजिए, और ये सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा है तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो मुझे आ सकते हैं मुझे उनको अच्छे से करना है, और उनके आंसर्स मुझे राइट करने हैं। ये आप सोचते रहिए। और उसी के साथ साथ एक जो प्रॉब्लम होती है कि वो पूरे 2 साल तक मोटिवेशन नहीं रह पाता, हम बोर हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप खुद के लिए एक मोटिवेशन ढूंढिए कि आपको आप क्या चाहते हैं। जैसा मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मुझे एम्स में जाना है। हमारे एरिया से आज तक कभी कोई एम्स में गया नहीं था, और मेरा ये मोटिवेशन था कि हाँ मुझे जाना है, ये करके दिखाना है। तो बस ये मेरा मोटिवेशन था, जिस वजह से मैं 2 साल कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपके कभी कभी ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप केवल पढ़ते रहेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, आप ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो आपके लिए ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी कोई आपकी जो हॉबीज़ है आप उन्हें चुनें और उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए 2 साल में ब्रेक्स के दौरान। जैसे मेरी हॉबी थी मैं बैडमिंटन खेलना, मैं बैडमिंटन स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ बैडमिंटन। तो जब भी मैं बहुत बोर हो जाता था पढ़ाई कर करके, मैं इरिटेट होता था पढ़ाई कर करके, तो मैं बैडमिंटन खेल लेता था, बैडमिंटन कोर्ट में चले जाता था दोस्तों के साथ, और 2-3 आवर्स एकदम दिल खोल के बैडमिंटन खेल लेता था, जिसकी वजह से मैं फ्रेश हो जाता था और वापस से पढ़ाई करने का मोटिवेशन मेरे में जाग उठता था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नीट और एम्स की परीक्षा अगर आपको क्रैक करनी है तो उसमें कोचिंग का भी रोल होता है, क्योंकि कोचिंग में ही आपको पता चलता है कि जो नीट और एम्स के जो क्वेश्चन का स्तर है उसके हिसाब से आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितनी और पढ़ाई की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो भी उसमें बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस की बात है नहीं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि आपको एनसीईआरटी परफेक्ट हो जानी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। हर एक लाइन आपको एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए जो एनसीईआरटी में है और आपको पता नहीं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो भी आप एक मॉक टेस्ट सीरीज़ उसमें आप एनरोल कर लीजिए, और उसे आप सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप बाकी लोगों के हिसाब से आप कहाँ स्टैंड करते हो। उससे आपको ये पता चलेगा कि नीट और एम्स में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप किस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और उस स्तर के हिसाब से आपका स्तर इस वक्त कहाँ है और आपको कितना और ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिर में बस ये कहना चाहूँगा मैं कि टेंशन ना लीजिए, बस कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए। प्रॉब्लम सब में होती है, कमियाँ मुझ में भी थी, आप में भी है। मैंने कमियों को दूर किया, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई, और आप भी उस तरह से कर सकते हैं। और मैंने ये सब किया, इसके वजह से आज मैं एम्स में हूँ। आप भी कीजिए, और अगर आप ये सब करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, तो आप भी ज़रूर एम्स में होंगे। और एम्स में आने के बाद की लाइफ तो बहुत औसम होती है, आपको पता ही होगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि 2 साल के लिए सोशल लाइफ कट डाउन कर दीजिए। सोशल मीडिया बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो टाइम खा जाता है। एक बार आप सोशल मीडिया पे बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कितना टाइम जा चुका है। तो मैं आपको यही कहूँगा 2 साल के लिए सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, वो आखिर में फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि 2 साल बाद आप कुछ भी कर सकते हो। एम्स में आकर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
और आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ मैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और DKT देखते रहिए। कुछ अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे समय मिला तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।